बात महबूबा मुफ्ती की करते हैं। राजनीति से हटके थोड़ी सी ये खबर है और आपको बतानी जरूरी है, इसलिए खबर को हमने चुना है 5 के पंच में। दरअसल पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक पर महबूबा मुफ्ती भड़क उठी हैं। जानकारी आपको इस वक्त की ताजा दे रहे हैं। मलिक का मुझे रोशनी योजना का लाभार्थी कहने का दावा झूठा है। महबूबा मुफ्ती की तरफ से कहा गया है कि कानून का सहारा लूंगी। महबूबा मुफ्ती की तरफ से कटाक्ष किया गया सत्यपाल मलिक पर, क्योंकि मलिक ने कहा था कि मुफ्ती को रोशनी योजना के तहत जमीन मिली है और जमीन हड़पने का आरोप कहीं ना कहीं पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक जो जम्मू कश्मीर के अंदर रहे थे उनका आरोप है महबूबा मुफ्ती पर। हालांकि उन्होंने एनसी पर भी आरोप लगाए हैं, लेकिन महबूबा मुफ्ती की तरफ से कड़ा ऐतराज जताया गया है। और सबसे पहले वो महबूबा मुफ्ती का ट्वीट आपको दिखाते हैं, क्योंकि महबूबा मुफ्ती ने किस तरीके से ट्वीट करके कटाक्ष किया है वो ट्वीट जरा दिखाएगा महबूबा मुफ्ती का। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया है और सत्यपाल मलिक ने क्या कुछ कहा है वो भी लिखा है खास तौर पर, और सत्यपाल मलिक पर कटाक्ष भी किया है कि सहारा लूंगी। ये ट्वीट आप जो देख रहे हैं वो महबूबा मुफ्ती की तरफ से ही किया गया है और महबूबा मुफ्ती ये कह रही है कि कानून का सहारा लिया जाएगा अगर गलत बयानबाजी दी जाएगी। जब सत्यपाल मलिक राज्यपाल जम्मू कश्मीर के थे तब ऐसी बयानबाजी नहीं, लेकिन अब जब वो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल नहीं हैं तो ऐसी बयानबाजी करके लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। ये महबूबा मुफ्ती की तरफ से कहा गया और महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अगर ऐसा किया जाएगा तो हम कानून का सहारा लेंगे। लेकिन सत्यपाल मलिक ने क्या कुछ कहा था जिस पर महबूबा मुफ्ती भड़क उठी हैं, सबसे पहले वो आपको दिखाते हैं, उसके बाद अपने सीनियर साथी का रुख करेंगे जो आपको बताएंगे कि इस पर भी किस तरीके से अब सियासत शुरू हो गई है। उसको रोशनी एक्ट कहते थे। फारूक अब्दुल्ला वो एक्ट लाए थे कि ये सरकारी जमीनें हैं, इनको हम ठीक ठाक दाम पे दे देंगे और इससे जो रुपया मिलेगा उससे बिजली की हालत सुधारेंगे। बिजली की हालत तो सुधरी नहीं। कई एकड़ का प्लॉट फारूक अब्दुल्ला को मिल गया, उनके बेटे को मिल गया, महबूबा को मिल गया। मुझे लोगों ने जब शिकायत की, मैंने पता करा तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने वो सारा कैंसिल कर दिया और उसकी जांच बिठा दी। अब वो वहां जांच भी सरकारी संस्थाएं करती हैं, वो भी डरते हैं कि कल कोई आ जाएंगे। तो वहां बहुत अच्छी एक लेडी जज चली गई थी, तो मैं उन लोगों को कहा कि तुम जज साहब के पास चले जाओ। तो वो हाई कोर्ट में चले गए और मिसेज मित्तल करके, मिसेज उनकी शादी नहीं हुई थी, उनकी मित्तल थी, उन्होंने ये पूरा मामला सीबीआई को पकड़ा दिया। अब सब नेताओं के बंगले कैंसिल हो गए हैं, सबकी जमीनें कैंसिल हो गई हैं और मैंने चीफ उसको अपने कमिश्नर को कहा जम्मू के कि जम्मू के आसपास जितनी सरकारी जमीनें हैं उसका सर्वे करो। उसने मुझे बताया साहब ये तो बहुत जमीन पड़ी है खाली, लेकिन ये तो आपके हटते ही कब्जा कर लेंगे लोग इस पे। मैं क्यों? कहने महबूबा के आदमी को तो देर ही नहीं लगती कब्जा करने में, वो तो एक खूंटा गाड़ के भैंस बांध देता है और कहता मेरी जमीन है। ऐसे ही ये कर लेगा फारूक अब्दुल्ला। तो मैंने कहा क्या करूं? कहने साहब इसको कर दो। मैं कहा मैं इसको बांटने का नहीं हूं, ना मैं इसको बेचने का हूं। आप एक काम करो, मेरे यहाँ 3 कोर है आर्मी की, 3 लेफ्टिनेंट जनरल पढ़ते थे कश्मीर के, इन तीनों को बुला के उन सबों को ये जमीन दे दो। मैंने वो सारी जमीन फौज को। तो आपने सुना कि सत्यपाल मलिक ने क्या कुछ कहा है। खैर आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि हर खबर के 2 पहलू होते हैं और दोनों को आपको समझना होगा। गुलिस्तान न्यूज हर खबर का पहलू आपको समझाता ही है। फिलहाल सैयद तजम्मुल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सीनियर साथी हैं, आपको बताएंगे कि आखिर इस खबर में है क्या और किस तरीके से पॉलिटिक्स भी इस खबर को लेकर हो रही है। तजम्मुल बहुत बहुत शुक्रिया 5 के पंच में हमारे साथ जुड़ने के लिए, आने के लिए, अपना समय देने के लिए। तजम्मुल, खास तौर पर हम देख रहे हैं सत्यपाल मलिक जब राज्यपाल हुआ करते थे जम्मू कश्मीर के तब भी काफी चर्चा में रहते थे और ऐसे समय में जब वो राज्यपाल है भी नहीं तब भी चर्चा का विषय बने हुए हैं। इससे पहले भी हमने देखा कि कश्मीर को लेकर उन्होंने किलिंग को लेकर बयानबाजी की थी जिस पर भी कई रिएक्शन सामने आए थे। अब महबूबा मुफ्ती फारूक अब्दुल्ला को लेकर बयान दिए गए हैं कि रोशनी एक्ट जब जमीन को हड़पा गया, लेकिन महबूबा मुफ्ती कह रही है कि कानून का सहारा लेंगे। इस बात में कितनी सच्चाई, क्योंकि खबर के 2 पहलू होते हैं, हम अपने दर्शकों को दोनों पहलू समझाते हैं। तजम्मुल जी। तो उसके बाद 35 से 370 के खात्मे के ऐन मौके पर उन्हें कहा कि सब कुछ ठीक ठाक है
और ऐसा कोई कुछ नहीं होने वाला है। उसके बाद सत्यपाल मलिक ने जम्मू कश्मीर में तबादले के बाद जब उन्हें दूसरी स्टेट रवाना किया गया, वहां से भी उन्होंने अपने बयानबाजियों का सिलसिला जारी रहा। अमूमन जम्मू कश्मीर में जगमोहन से लेकर मौजूदा गवर्नर मनोज सिन्हा तक या लेफ्टिनेंट गवर्नर जिसमें JC मरहू भी शामिल है, जब जम्मू कश्मीर से कूच करते हैं तो जम्मू कश्मीर के हवाले से राजधानी कम करते हैं। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि गवर्नर सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर के तारीख के अवराक बार बार पलटने की कोशिश करते हैं और मुख्तलिफ जनसभाओं में नई दिल्ली और बकिया जगहों पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो रोशनी एक्ट है, रोशनी एक्ट को उस वक्त मालिकाना हकूक देने का वक्त जब था तो उस वक्त गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर के वजीर आला हुआ करते थे। उनके साथ में नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत थी और वक्त गुजरता गया और रोशनी एक्ट के तहत मालिकाना हकूक उन जमींदारों को दिए गए जिनके कब्जे में जमीनात थी। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और उससे कबल सत्यपाल मलिक ने एक ऑर्डर जारी किया जिसमें उन्होंने इन रोशनी के एक्ट के तहत जो जमीन आप लोगों के पास है उसको वापस ले लिया, एक ऑर्डर पास किया। लेकिन अब वक्त यहां तक पहुंच गया कि जब जम्मू कश्मीर में कोई भी भाजपा का नेता आता है, तरुण चुग साहब आए, राम माधव जी आए या पूर्व गवर्नर की बातचीत करें तो ये सबसे पहले जब अपनी तकरीर शुरू करते हैं तो मुफ्ती खानदान और नेशनल कॉन्फ्रेंस शेख खानदान के साथ दोनों खानदानों को मिलाकर बात करते हैं। यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस का अब PDP के साथ जो रिश्ते अब नजदीक होने लगे या जो PAJD बना, जो DDP चुनाव हुए, एक आम मिसाल चली मुफ्ती खानदान शेख खानदान। उसके बाद गवर्नर साहब ने यहां तक अपनी बात को कंटिन्यू किया और जिसमें उन्होंने नाम लिया डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और जूनियर अब्दुल्ला का, बाद में जूनियर मुफ्ती साहिबा का भी नाम लिया। उन्होंने कहा कि उनको भी इसका फायदा हुआ। लेकिन तुरंत महबूबा मुफ्ती ने अपना ट्वीट जारी करके बता दिया कि जम्मू कश्मीर में मुफ्ती खानदान के पास कोई सरकारी जमीन या जमीन का प्लाट ही मौजूद नहीं है। लेकिन गवर्नर और साबिक गवर्नर पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर सत्यपाल मलिक खुलेआम माफी मांगते हैं तो महबूबा मुफ्ती उन्हें माफ करेगी, अगर उन्हें माफी नहीं मांगी तो कानूनी चाराजोई करनी लाजमी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चुप्पी साधी, अभी डॉक्टर अब्दुल्ला या जूनियर अब्दुल्ला ने कोई बयान जारी नहीं किया। लेकिन ये बात सही है अपनी जगह कि रोशनी एक्ट में ज्यादातर जो सियासतदान है उनको फायदा हुआ। लेकिन तजम्मुल आपसे ये समझना चाहेंगे क्योंकि रोशनी एक्ट को लेकर ये पहली बार नहीं है, कई बार बातें उठती रही हैं, चाहे मुर्मू साहब रहे थे या उससे पहले हमने देखा सत्यपाल मलिक साहब थे, अभी मनोज साहब इस वक्त हैं, तो रोशनी एक्ट को लेकर बातें उठती रही हैं। लेकिन क्या जांच का दायरा बढ़ रहा है और ये पता लगाया जा रहा है रोशनी एक्ट में कहां गलती हुई, क्या किसने जमीन हड़पी, क्या हुआ, उसकी जांच का दायरा कहां तक पहुंचा है इस समय में जब LG इस वक्त मनोज सिन्हा साहब है? बिल्कुल अहम सवाल है हारिस। जब आप जम्मू कश्मीर में इस तरह की कमेटियां तश्कील देने के बाद आप इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मांगते हैं, जांच रिपोर्ट मांगते हैं, तो कोई जांच नहीं होती है। पहले दिन ऐलान किया, दूसरे दिन सारी जमीन, इस वक्त अभी अपनी तकरीर में गवर्नर साहब जो जम्मू कश्मीर के रहे हैं वो अपनी बात रख रहे थे। उन्होंने कहा कि वो जमीन तो फौज को दे दी, जो बची थी वो पुलिस को दे दी और जो सियासतदानों के पास जमीन थी उनसे हासिल की गई है। लेकिन जो जांच एजेंसीज है उन्होंने उसमें कोई अभी तक कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं की। लेकिन हर्ष आपको याद होगा जम्मू कश्मीर तो क्या बल्कि हर जगह पर अब डिजिटाइज सिस्टम शुरू हो चुका है। यानी आपकी जमीन आपके दादा के पास है, नाना के पास है, आप उसे वापस लेना चाहते हैं तो सारा रिकॉर्ड जो है ऑनलाइन हो गया, डिजिटाइज हो गया। उसके बाद जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट को उस वक्त कई कमिश्नर को उस कमेटी का, जांच कमेटी का मेंबर बनाया गया, कुछ मेंबर सेक्रेटरी बने गए, लेकिन उसके बाद अभी तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई कि सियासतदानों के पास कितनी रोशनी एक्ट के पास उनके पास जमीन आई, आम लोगों ने कितनी खरीदी, क्योंकि आम लोगों के बस की बात होती नहीं। या तो ब्यूरोक्रेसी में थे जिसमें पुलिस अफसर थे, जिसमें सिविल अफसर थे, या तो सियासतदान थे, चाहे सत्ता में थे या सत्ता से बाहर थे। कोई जांच उसके बाद नहीं हुई, बल्कि तोहफे में सत्यपाल मलिक को यहाँ से वापस जाना पड़ा, उन्हें दूसरी स्टेट भेज दिया गया। बिल्कुल सवाल इसलिए भी लाजमी है क्योंकि खासतौर पर हम जब देखते हैं आजादी के बाद से किस किस की भी सरकारें आई हैं तो यही स्थितियां हमने देखी है। 1986 का जिक्र करें जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार बनी तब भी ऐसे मामले सामने आए थे। जब मैं इतिहास के पन्नों को पलटता हूं पढ़ता हूं तो खासतौर पर ऐसे मामले दिखते हैं हमें। उस समय में भी जब जम्मू कश्मीर के हालात ठीक नहीं थे, 90 का जिक्र करें, 96 का जिक्र करें और आगे भी जहां दावा करती है कांग्रेस, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है, उसके बाद PDP का जब हम जिक्र करते हैं तो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। क्यों इस पर फोकस नहीं किया गया? क्या वाकई ऐसा लगता है कि हां जो जाने माने चेहरे हैं वो ऐसा काम करते रहे हैं कि अगर नाम सामने आया तो वाकई सच्चाई सामने आ सकती है? इस वजह से चुप्पी हमने देखा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए इतनी बातें कही गई लेकिन एक शब्द नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नहीं कहा सत्यपाल मलिक के खिलाफ।
बिल्कुल, जम्मू कश्मीर में जब आप रूलिंग पार्टी पास की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, बाकी तंजीमों की बात करें, कुछ लोग आप देख रहे हैं इन दिनों बड़ी एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने लगे हैं, उनके मामला भी बड़े हसास तरीके के हैं। कुछ लोगों के बैंक के मामला हैं, कुछ लोगों के जमीन के मामला हैं, और एक राहत इन्हें फिलहाल मिल रही है। ये कितनी देर तक इनको ये फ्री हिट होगी, इसका इंतजार करना होगा। लेकिन आपने सही इशारा किया कि जिस वक्त भी हुकूमत आई, जब भी आई, ये केस जो है क्राइम ब्रांच को दिया गया था, ये केस कई बार जांच एजेंसी को दिया गया, इसके बाद कार्रवाई नहीं हुई। आपको मैं बता दूं कि जिस वक्त जम्मू कश्मीर में रोशनी एक्ट के बाद एक बड़ी जमीन का हिस्सा जो है वो आप कस्टोडियन के नाम पर है, और बहुत जगहों पर इस तरह की खबरें थी कि शायद कुछ ब्यूरोक्रेट्स, कुछ सियासतदानों के खिलाफ ताजीबी कार्रवाई। ठीक है तजम्मुल, एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगा, क्योंकि राणा साहब अभी हाल ही में एनसी के वो बीजेपी के अंदर गए हैं, एनसी छोड़ के। कई राज पता होंगे राणा साहब को, क्या यही वजह तो नहीं रही है कि कुछ भी बोलने से अभी चुप है एनसी खासतौर पर? हालांकि फारूक अब्दुल्ला साहब को हम तकरीरों में सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं पार्टी है, पार्टी की अपनी विचारधारा होती है, पार्टी बनी रहती है, लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन राज कई राणा साहब को पता है, जिसकी वजह से अभी हम देख रहे हैं कि हाँ, खामोशी एनसी बना रही। देखिए, जो सीक्रेट मीटिंग हुई डॉक्टर अब्दुल्ला, जूनियर अब्दुल्ला, उसके बाद देवेंद्र सिंह राणा के साथ, और पार्टी छोड़ने पर भी पार्टी हुई गुपकार में, राणा साहब ने खुद भी इस बात का एतराफ किया कि कुछ मामला हैं जो वो पार्टी हाईकमांड से उन्होंने डिस्कस किया हुआ है और इसको शेयर नहीं किया जा सकता। मैं तो वही कह रहा था कि आप कोई भी, मुझे आज एक बड़े बुजुर्ग सियासतदान से मिलने का मौका हुआ, ऑफ रिकॉर्ड उन्होंने कहा कि, मैंने कहा बड़े पार्टियां बन रही है, बड़े लीडर इधर उधर जा रहे हैं, कह रहे हैं जा रहे हैं वही जो सियासतदान नहीं थे, वो पूरे और पुख्ता तौर पर तिजारत करने आए थे, और तिजारत में फायदा और घाटे का सौदा उनको तय करना है। जहां इन्हें सत्ता नहीं मिल रही है, जहां इन्हें परेशानी है, जहां इनको बैगेज बहुत ज्यादा है, ये लोग एक जगह से दूसरी जाने लगे हैं। मुझे लगता है कि देवेंद्र सिंह राणा 22 साल तक नेशनल कॉन्फ्रेंस में रहे, और अब्दुल रहीम रासर के पुत्र हिलाल अहमद रासर चले गए, बहुत सारे लीडर इन दोनों ए पार्टी से बी पार्टी में जाने लगे हैं। मुझे लगता है कुल मिलाकर इसका खाका यह है कि आपको एक सियासतदान को सियासी बालिग नजरी से देखना होगा, उसका मुकाबला उसके तिजारत के साथ कीजिएगा। अभी महबूबा मुफ्ती की मिसाल आपके पास है, अभी सत्यपाल मलिक ने अपनी जुबान से लफ्ज बाहर ही निकाला था कि उन्होंने रिएक्ट किया कि मेरे पास कोई जमीन नहीं है, और वो माफी मांगे, और जिन लोगों के खिलाफ जांच एजेंसी बुला रही है, अगर उन्होंने कोई जुर्म ही नहीं किया है तो उन्हें सजा किस चीज की मिल सकती है? बिल्कुल, और कहीं ना कहीं सियासत तो होगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कुछ समय में जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं, डेट फिक्स नहीं है ना, सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं, और ऐसी तस्वीरें मिलती रहेंगी। तजम्मुल तस्वीरें दिखाते रहेगा, जानकारी देते रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।